नमस्कार। हमारी श्रृंखला जिसमें हम ग्राम प्रधान से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके गाँव में, उनकी पंचायत में किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, किस तरह जो ज़मीन से जुड़ी हुई सुविधाएँ हैं, वो लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं और पंचायत को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। इसी श्रृंखला में आज मेरे साथ हैं प्रियंका तिवारी जी। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप राजपुर पंचायत हाथरस ब्लॉक, हाथरस जिला की ग्राम प्रधान हैं, जिसकी आबादी लगभग 2400 है। इसमें ये जो गाँव है, वो प्राइमरीली इसमें एससी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो प्रियंका जी, इसी से चर्चा स्टार्ट करते हैं कि आपका राजनीति में आगमन कैसे हुआ? धन्यवाद मुझे आपके पॉडकास्ट का एक हिस्सा बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स कहाँ से शुरू हुई। एक्चुअली पॉलिटिक्स शुरू हुई ही नहीं थी हमारी कभी से। हमारी मंशा शुरू से काम करने की थी, और जो दिमाग में एक ख्याल आया था कि प्रधानी लड़ते हैं, वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि हमारे गांव में गंदगी बहुत ज्यादा थी। मतलब अगर हम गांव में एंटर होते हैं तो वो गंदगी से शुरू होती थी, और जब तक हम गांव से बाहर निकलते हैं वो पूरी गंदगी ने पूरे गांव को जकड़ा हुआ था, मैं ये कह सकती हूँ। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया पहले कि SC ST पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है, लेबर क्लास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो इस वजह से और भी बहुत सारी चीजें मैंने देखी वहां पे, जो बच्चों की स्थिति थी या जो महिलाओं की स्थिति थी, या अगर मैं कहूँ कि इनकम सोर्स की बात करी जाए उसकी। तो जब सब कुछ देखते हैं और हमने जब सब देखा हुआ होता है बाहर निकल के, और जब हम ग्रामीण परिवेश में एक बार जाके वो स्थिति देखते हैं, तो मन बहुत विचलित हो जाता है, ना चाहते हुए अपने आप हो जाता है विचलित। यही मेरे साथ में हुआ। तो अक्सर कर मैं अपने हस्बैंड से, जब भी हम गांव जाते हैं तो हमारी यही बात होती रहती थी कि हम इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं सकते हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो यहाँ से प्रधानी का आइडिया माइंड में आया कि मेरे इन लॉज ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश किया कि अगर ऐसा तुम सोचती हो तो तुम्हें, मतलब तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए प्रधानी, तुम कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी सोच उस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरह से हमारी ये जर्नी शुरू हुई। और ये पहली ऐसी जर्नी का मतलब जो पहला फेज था मेरा, वो बड़ा ही अच्छा था। सबसे अब तक की सबसे ऐतिहासिक जीत हुई थी मेरी। सारे आदमियों के सामने केवल मैं ही एक औरत थी जो नई नई बहू बनकर आई थी गांव में, और नहीं, मैं सीधे कहने वाला था इलेक्शन में कि खड़ गई। आपके गाँव को भी तारीफ़ देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहू का सही से स्वागत किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बहुत ही ओवरऑल काफी अच्छी अच्छी जीत रही थी। तो मेरे कंधों पे जिम्मेदारी भी उसी स्तर की आ गई थी। और ये जो सीट थी, क्या ये महिलाओं के लिए आरक्षित थी सीट या ये इंडिपेंडेंट थी, ये जिस पे नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, जनरल नॉर्मल थी, जनरल थी, आरक्षित। जनरल सीट थी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जब आप, चूँकि अभी आप गाँव में नए-नए आए थे, तो जब आपने बात करने की कोशिश की, ऑब्वियसली आपने गंदगी देखी, तो आपका आपका गाँव से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बना? मतलब लोगों से मिल कर के, जैसे आपने जब डिसाइड किया होगा कि इलेक्शन लड़ना है और आप नए-नए थे, तो आपके परिवार का वहाँ पे थोड़ा प्रभाव था, या आपने डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से मिल कर के आप क्या करना चाहते हैं गाँव में, उसके बारे में बताया? एक्चुअली दोनों चीजें थी। परिवार का प्रभाव भी था। वो प्रभाव किस तरह से था, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में जो हमारा बैकग्राउंड है वो भी किसान का बैकग्राउंड है। मतलब हमारे घर में 200 बीघा हमारी जमीन है, जिसमें जो भी हम फसल करते हैं वो पूरी गवर्नमेंट को जाती है। तो हमारे जो, मैंने ये भी बताया भी आपको कि हमारे गांव में लेबर बहुत है, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टच में आते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी काम होती है, वो हमारे यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से पूरे गांव के लोग परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। प्लस हमारा पूरा मतलब दादा पर दादा पूरा जो खानदान रहा है वो वहीं पे रहा है, काफी अच्छा प्रतिष्ठित परिवार रहा है हमेशा से। तो सेकंड थॉट किसी के दिमाग में कुछ आया नहीं कभी से कि मतलब या तो ये चले जाएंगे या ये किसी का अहित करेंगे, क्योंकि काफी समय से वो देखते आ रहे थे। तो इससे मुझे काफी बेनिफिट मिला था। दूसरी चीज जो आप डोर टू डोर कह रहे हैं, हाँ वो भी बिल्कुल किया था, क्योंकि मैं नहीं थी, लोग खानदान को तो जानते थे लेकिन मुझे अभी कोई नहीं जानता था कि पर्टिकुलर ये प्रियंका कैसी है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी।
तो इसके लिए थोड़ी डोर टू डोर कैंपेनिंग हमने जरूर की थी। बहुत रोचक होगा यह जानना कि जब आप डोर टू डोर कैंपेन करते थे तो आप क्या बातें करते थे किसी भी एक फैमिली से या। सबसे अच्छी चीज तो ये कि मेरे को बात करने में डर नहीं लगता। मैं किसी भी स्तर के व्यक्ति से किसी भी तरह की बात कर सकती हूँ कभी भी, चाहे वो जी बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। यही हमारे यहाँ पे भी हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग, जब आप घर से निकलते हो तो आपको हर कैटेगरी के लोग मिलेंगे। जी अगर मैं ये सोचूं कि नहीं ये बुजुर्ग है, मैं इनसे क्या बात करूं, तो मैं वहीं एक बैरियर खुद डाल दूंगी, जिसको मैंने कभी डालने ही नहीं दिया वेरी फर्स्ट डे से। महिलाओं की बात करते हैं, मैं खुद महिला हूँ, मुझे भी समझ में आती है क्या जरूरतें हैं, तो सीधे हम उसी बारे में बात करते हैं बिना बैरियर डाले। बच्चों के केस में अगर बात करते हैं तो सेम। तो बात करने में क्योंकि कभी डर नहीं रहा, कोई हिचक नहीं रही, दिमाग हमेशा से कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो मतलब सब नहीं, अच्छे से चलता गया। बहुत बढ़िया। तो चर्चा का विषय क्या होता था, लोग किस तरह की समस्याएं आपको बताते थे या आप किस तरह के आप उनको सुझाव देते हैं बी। समस्या, अगर हम ग्रामीण में जाते हैं तो कुछ समस्याएं हैं जो बिल्कुल कॉमन है। घर, हम्म कि हमारे लिए घर है ना, हम्म रोजगार, हम्म हमारे रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए। हम्म उसके अलावा स्वास्थ्य, हम्म पानी, बिजली, हम्म सड़कें, जो जल भराव हो जाता है अक्सर कर गांव में या सड़कों पे। तो ये बिंदु कुछ थे जो कॉमन थे। मतलब अगर मैं हर घर की बात करूं तो ऑन एवरेज ये कुछ बिंदु थे जो हर घर से कुछ ना कुछ इन सब बारे में बात आ जाती थी निकल के। तो जब मुझे प्रॉब्लम पता है, इनफैक्ट जब मैं गांव में एंटर हो रही हूँ तभी मुझे पता है कि यहाँ के लोग को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और हम्म वही चीजें निकल के भी आ रही हैं। तो हम्म। यही सारी चीजें थी बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं ये उन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक ट्रस्ट डेवलप होने में थोड़ा टाइम जरूर लगा था। जी बिल्कुल लगेगा। बट ये जो आपने जो समस्याएं बताई ये ज्यादातर तो पंचायत के कार्य क्षेत्र में ही आती हैं, तो उसके लिए हम अभी बात करते हैं। बट मेरा जो एक फंडामेंटल सवाल है, 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था 1992, उसमें 29 विषयों की जो पावर है वो पंचायत को दी गई। और जो विषयों ने की आपने बात की, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, ग्रामीण सड़कें, जल भराव, सिंचाई, वाटरशेड डेवलपमेंट गांव में हो, पशुपालन, लघु उद्योग, ये सारी चीजें की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई। ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर इतना समय होने के बाद भी, स्पेशली जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट हैं, राज्य हैं, उनमें डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ। इसका एक कारण राज्य सरकार का यह कहना है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, पंचायत के अंदर टैक्स पेयर मनी को हैंडल करने की नहीं है। तो वो कहते हैं कि मतलब ये कहते हैं कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोई मना नहीं करता, कहता है कि हम पावर डिवॉल्व करना चाहते हैं। और इसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग समय पर बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे कि उन्होंने एक बार पूरा, मेरे को याद है कि 8-10 साल पहले भारत सरकार ने पूरा कैंपेन चलाया था, डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना ही करना है, और अगर कैपेबिलिटी प्रॉब्लम है तो गांव की कैपेबिलिटी बढ़ाई जाएगी। तो वह इंफ्रा नहीं है तो वह पंचायत घर बनाया जाए, पंचायत घर में बिजली की व्यवस्था की जाए, पंचायत घर में एक ऑफिस दिया जाए, एक सेटअप दिया जाए, जिससे कि वो कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग टैक्स पेयर मनी वो पंचायत में आ सके। पर ये संभव नहीं हो पाया। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इस बारे में पहले तो एक ओपन राय क्या है कि क्या पंचायत के अंदर कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों डेवलप नहीं हो पा रही है, और क्या राज्य सरकार ने जो ये बोला कि हम डिवॉल्व करना चाहते हैं बट हम डिवॉल्व नहीं कर पाते हैं बिकॉज लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, आप इससे सहमत हैं? मैं एक्चुअली आपकी इस पूरी बात के दौरान मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि जब पंचायत का इलेक्शन होता है, सबसे जो पहला इलेक्शन माना जाए वो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, लेकिन इस इलेक्शन को सबसे हल्के में भी लिया जाता है। ठीक है, अगर इसका एक एलिजिबिलिटी बना दी जाए। अब जैसे मैं एक हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें इस इलेक्शन का जो डाटा दिया हुआ था उसमें था 9.58% जो प्रधान बने हैं, जो पहली बार प्रधान बने हैं, वो इलिटरेट हैं।
ये एक बहुत बड़ा ग्राफ है। उसके अलावा 40.28 या कुछ है, मतलब 40% ही मैं बताती हूँ, 40% के आसपास जो प्रधान इलेक्ट हुए हैं वो मात्र 5वीं कक्षा तक गए हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें कनेक्ट कर पाती हैं, क्योंकि अगर हमारा ग्राफ इस तरह से चल रहा है कि हम अगर ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत लेवल के इलेक्शन की बात होती है और हम सबसे इंपॉर्टेंट जगह यही होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी यही होती है, सारी जो व्यवस्था काम कर रही है पंचायती राज की या पॉलिटिकली काम कर रही है, वो सिर्फ इसी ग्राउंड लेवल के लिए काम कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोटर निकल कर आते हैं वो ग्राम पंचायत से निकल कर आते हैं। लेकिन इस स्तर को सबसे ज्यादा हल्के में ले लिया जाता है, जो मेरे मानने से गलत है। इसके अलावा और भी कुछ वहां पे बिंदु दिए हुए थे कि ओवरऑल क्या रहा है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। मैं आपको बता दूं, जितनी महिलाएं जीती हैं इस बार, पूरी महिलाएं जितने पुरुष हैं उसके कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा महिलाएं इलिटरेट हैं। तो हमने सीट तो बना दिया, सीट निर्धारित कर दिया है, लेकिन हम ये क्यों नहीं उस पर चेक करते हैं कि वो जो इस पद के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या वो सक्षम है कि हम जो भी जिम्मेदारी उस तक पहुंचाएंगे वो उस जिम्मेदारी की जो सीरियसनेस है उसे समझ सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में सोचना चाहिए। पर हमारा जो भारत का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेसी में कोई भी बैरियर लगाना ठीक नहीं रहता है कि कोई डेमोक्रेसी में तो ऐसा है ना कि अगर मेरे को अगर अनपढ़ पसंद है और मैंने चुन लिया तो वो डेमोक्रेटिक है, मैं उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा सकता हूँ। और हमने देखा भी है कि काफी मंत्री जो हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। वो तो मंत्री बने हैं, पहले मंत्री बनने तक वो नीचे से धीरे धीरे ऊपर गए हैं, तो वो धीरे धीरे देखा जाए, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो ट्रेनिंग करके वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन ग्राम प्रधान की क्या ट्रेनिंग होती है? प्रधान बनने के बाद थोड़ी बहुत जो ट्रेनिंग होती है वो बनने के बाद होती है, जी, और उसमें भी ऑप्शनल होता है। मतलब प्रधान का अगर मन कर रहा है तो वो जा रहा है, हम तो जनप्रतिनिधि हैं साहब, मन कर रहा है तो नहीं जा रहा है, तो आप उस पर भी प्रेशराइज नहीं कर सकते हो ना किसी को। तो अगर हम ये चीज, या तो आप नियुक्ति से पहले ये चीज कर दीजिए कि इस ग्रुप तक, इस एज ग्रुप तक का अगर होता है तो आप इस कक्षा तक एलिजिबल होंगे, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से था, अभी है और आगे और ज्यादा रहेगा। अगर हम इस चीज को डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पे थोड़ी भी लिबर्टी अगर दे देते हैं या अवॉइड करते हैं, तो ग्राम स्तर का काम बहुत समय लगेगा, अमित जी, आगे बढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। बिल्कुल। तो देखते हैं, मतलब सुझाव अच्छा है आपका और हम इसको जरूर डॉक्यूमेंट करेंगे। अब ये जो पंचायत बनती है तो पंचायत में ये होता है कि पंचायत के अंदर कुछ स्थायी समितियां बनेंगी, 7 समितियों का प्रावधान है। हर समिति को अपना काम दिया गया है और ये वह उसकी नियमित बैठक हो। अनुमानतः देखा गया है कि ग्राम प्रधान कभी अपने कार्यों का निर्वहन इसलिए भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके लिए जो सेक्रेटरियल स्टाफ है, जैसे कि केंद्र सरकार के पास अपना सेक्रेटरियल स्टाफ है, राज्य सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास अपना सेक्रेटरियल स्टाफ है, बट पंचायत में अपना कोई सेक्रेटरियल स्टाफ नहीं है एक तरफ से। और दूसरी तरफ ये भी है कि पंचायत के पास 8 कर्मचारी हैं, आशा, एएनएम, शिक्षा मित्र, रोजगार सहायक, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और पंचायत सचिव तो खुद हैं ही, और ये तो एक तरह से स्टाफ भी है। बट यहाँ पे जो वर्किंग है वो उतनी प्रोफेशनल नहीं दिखती है, और ये वही सब कारण है जिसकी वजह से डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हो पाता है, राज्य सरकार का कहना है। तो आपका इसके बारे में क्या राय है कि ये सेटअप है या नहीं है तो कितना पुख्ता है और इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शुरू शुरू में मुझे प्रॉब्लम आई थी, ये इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलूंगी कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी अपने स्टाफ से काम करवाना। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा मतलब मुश्किल काम ये होता है। जनता से भी एक बार आप करवा सकते हो काम, लेकिन आप अपने स्टाफ से काम नहीं करवा सकते हो, ये बहुत मुश्किल काम है। और अगर आपको एक सबसे अच्छा सचिव मिल जाए, मतलब आप ये समझ लीजिए राम को लक्ष्मण मिल गए, ऐसी बात मानी जाती है। और मैंने ये महसूस किया है, मैं हर तरह के सचिव के साथ काम कर चुकी हूँ, लेकिन अच्छे सचिव के होने से प्रधान कितना ताकतवर हो जाता है ये सिर्फ एक प्रधान और सचिव ही समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। अब रही बात जैसे लेखपाल की, आशा की, एनएम की, जो बाकी आपने बताया मेंबर्स, लाइन मेंबर्स,
तो इन लोगों से काम करवाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन अगर प्रधान को अपना हक पता है, उसको नियम कानून पता है, उसको ये पता है कि उसको कब किस स्तर पे जाना है, उसको कब पत्राचार करना है, उसको कब पत्र किसको लिखना है, अगर पता है तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ सारे काम होंगे और सारे मेंबर कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि आज की डेट में मेरे साथ मैं ये सब कुछ कर चुकी हूँ। मेरी शुरू में हर स्तर पे लड़ाई हो चुकी है, हर स्तर पे। और उसके बाद आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारी निधि है, निधि बहुत कम है, बहुत कम निधि है। मतलब आप समझिए लगभग 15 लाख के आसपास हमारी निधि आती है। लेकिन अभी 2.5 साल भी नहीं हुए हैं और मैं अपनी पंचायत में निधि के अलावा, निधि को साइड कर दीजिए, उसके अलावा लगभग 2.5 करोड़ का काम करवा चुकी हूँ। तो ये मैंने कैसे करवाया? विधायक निधि, विधायक फंड या सांसद फंड से कैसे फिर? ये सब पंचायत का ही कन्वर्जेंस मनी है, जो पंचायत से जिला पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को दिया जाता है, जो अच्छा। सरकार ने खुद दिया है। लेकिन अगर प्रधान करवाना चाहे तो ही करवा सकता है। अगर प्रधान अपनी मंशा क्लियर रखे, मंशा साफ रखे काम करवाने की, तो ये पॉसिबल है। ये बहुत ही लाभकारी जानकारी है। मेरे को लगता है कि बाकी जो ग्राम प्रधान इसको देखेंगे, सुनेंगे कि अगर उनकी मंशा साफ है और उनको जानकारी है तो निधि उपलब्ध हो सकती है। मैंने हमेशा ये भी सुना है अमित जी कि ना प्रधानों की शिकायत रहती है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। जी वो जी। सुनवाई ना करने के पीछे भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपकी मंशा। कभी कभी, मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा मंशा ही होती है, कभी कभी मतलब ऐसा भी होता है कि या तो सामने वाला करना नहीं चाह रहा है या सामने वाले की मंशा गलत हो, ये भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन उस केस में आपके पास में इतनी शक्ति, इतनी नियम आपके लिए बनाए हुए हैं सरकार ने पहले से कि अगर आप एक स्तर पे काम नहीं करवा सकते हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं दूसरे स्तर पे जाके अपनी बात रखने के लिए। दूसरा भी ना माने तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं तीसरे के पास जाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने सारे हायरार्की फॉलो कर लें और फिर भी आपका काम ना हो। ये मैं मान नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये सब आजमा के देखा है। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से शुरू किया है। तो ये सब करने के बाद में पंचायत अगर इच्छा रखती है करने की तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो ये जो इंडिपेंडेंस है पंचायत का, हम कहते हैं 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस की कंट्री है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल गवर्नमेंट। स्थायी में 2 हो गए आपके, शहरी और ग्रामीण। ग्रामीण में जिला पंचायत से ही है। आपको लगता है कि जितना सशक्तिकरण राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का है उतना ही पंचायत का भी है? अब मतलब मैं मतलब ना तो नहीं बोल सकती हूँ, है। लेकिन वो मतलब वही बात हो गई अमित जी, मतलब ये सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अपनी ताकत पता है, लोकल बॉडीज को अपनी ताकत नहीं पता है। उनको भी वो सारी पावर्स दी हुई है, लेकिन हम जानना नहीं चाहते हैं। हम मतलब हम बहुत क्लियर हैं कि हम इस बार प्रधान बन गए, अब हमें इस हिसाब से काम करना है कि हमें अगली बार भी वोट मिल जाए, फिर अगली बार हमें इस हिसाब से काम करना है कि हमें वापस अगली बार वोट मिल जाए। तो हम अगर वोट के लिए अगर हम सिर्फ वोटर्स इकट्ठा कर रहे हैं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप अगर मिल रहे हैं तो 3 साल तो आप बहुत काम करिए, आखिरी के 2 साल आप वोट इकट्ठा कर लीजिए, बहुत है। 3 साल में भी आप बहुत काम कर लेंगे। मतलब अगर अभी मैं अपनी पंचायत को देखती हूँ तो मैं बहुत कुछ करवा चुकी हूँ और अभी तो मेरे पास जितना मैंने टाइम निकाला उससे भी ज्यादा टाइम है। अभी तो मेरे पास 2 साल 7 महीने हैं, जो बहुत लंबा लंबा टाइम है। तो सशक्त तो है, लेकिन अपनी ताकत समझने की बात है। मतलब लोकल बॉडी जो है वो बिल्कुल हनुमान जी की तरह है, उन्हें अपनी ताकत, उन्हें कोई बताता है तो वो जाग जाते हैं। क्योंकि आप काफी जागरूक हैं और अपनी शक्तियां समझते हैं। तो एक मेरे को एक ग्राम प्रधान ने एक बार के साथ में चर्चा हो रही थी, तो उनसे बात हुई कि ना कि गांव में जो स्कूल है उसमें शिक्षक नहीं आता है मेरा समय पे, शहर में रहता है घर बना करके, और वो गांव के स्कूल में पढ़ाने नहीं आता है। तो मैंने बोला कि भाई आप ग्राम प्रधान हैं, आपका शिक्षा समिति है, शिक्षा समिति से बोलिए, ठीक है, जाए ऑडिट करें, रिपोर्ट बना के आपको दें, ठीक है, या आप ग्राम सभा में डिस्कस कर लीजिए, ग्राम सभा के मिनट्स में डॉक्यूमेंट करवा लीजिए, जहाँ पे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, और इसको आप बना करके ब्लॉक को दे दीजिए, बीडीओ साहब को,
वीडियो साहब नहीं सुनते तो जिलाधिकारी साहब को और बोलो कि भाई मेरे शिक्षक को बदला किया जाए। ठीक है, जब तक सही डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हो रहा है, आइडियली तो इस सैलरी को रिलीज करने का अधिकारी ग्राम पंचायत को होना चाहिए, क्योंकि ये 73 में से एक विषय है, 29 विषयों में से एक विषय है। तो उन्होंने बोला कि हमारी जी कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनता हमारी, चिट्ठी पत्राचार करते रहेंगे, आप कह रहे हैं तो कर देंगे, बट वो जो शिक्षक है वो नहीं सुनेगा हमारी। तो ऐसे में आपके हिसाब से क्या करना चाहिए ग्राम प्रधान को? स्कूल आने की अगर मैं बात आपसे करूं तो ये आप मुझे ये बता सकते हैं ये बात आपकी लगभग कब हुई होगी उस प्रधान से? 2-3 महीने मान लीजिए, 2.5 2-3 महीने पहले। हम्म। अब मतलब मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं पर्टिकुलर अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करूं अगर, तो मुझे इनके काम करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा। जो स्थिति आपने टीचर्स की बताई, बिल्कुल यही स्थिति थी पहले, लेकिन आज की डेट में सबकी अटेंडेंस ऑनलाइन कर दी गई है। अब टीचर को स्कूल जाके उसको जो जियो टैगिंग होती है, जियो टैगिंग में आपकी लोकेशन के साथ में आपकी प्रेजेंस वहां दिखाई जाती है, तो टीचर्स को इस तरह से अब अपनी अटेंडेंस लगानी है, तो वो तो मैटर खत्म ही हो गया कि टीचर नहीं आ रहा है। अगर टीचर इसका भी कोई सब्स्टिट्यूट रखता है, तो जो शिक्षा समिति है, शिक्षा समिति को पूरा अधिकार है कि वो ये चीज लिख करके और आगे फॉरवर्ड करे। और खैर, इस पे सुनवाई ना होने वाली तो बात मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि नहीं हो रही है सुनवाई, और अगर फिर भी नहीं हो रही है तो फिर स्तर तो बहुत है, आप कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन जो अभी ऊपर से शिकंजा कसा हुआ है, उस वजह से टीचर्स में ये चीजें ज्यादा मेरे को नहीं लगता प्रॉब्लम है। मतलब पर्टिकुलर, मतलब मैं अपने अगर राजपुर की बात करूं तो राजपुर में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए मैं थोड़ी वरीड हूँ, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। टीचर का स्कूल आना और नहीं आना मेरे को लगता है सेकेंडरी है। टीचर अगर जी बस उसी पॉइंट पे आने वाला था, क्योंकि आपने बोला कि पहली समस्या का समाधान तो हो गया, टीचर हाँ, आता है। अब टीचर इम्पोर्टेंट है कि टीचर पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, और कितना अच्छा पढ़ाता है। एग्जैक्टली ये तो इस पे तो भी मैं वर्क कर रही हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैंने खुद अपने यहाँ के बच्चों को डिजिटल एजुकेशन की तरफ मूव किया है। मैंने पंचायत घर में एक प्रॉपर डिजिटल पैनल लगाया है, जिसमें 1st to 12th तक के सारे बच्चों के कोर्स हैं, जिसमें 45,000 रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो मैं एक तरफ कोशिश कर रही हूँ कि टीचर्स स्कूल में भी बच्चों को वो डिसिप्लिन सिखाए, जो जितना टाइम वो दे सकते हैं बच्चों को उतना शायद मैं नहीं दे सकती हूँ। ये दूसरा साइड है, और इस साइड में अपनी तरफ से बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड की तरफ भी थोड़ा दिखाना चाहती हूँ कि हाँ बच्चों, तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो, तुम फोन से भी पढ़ सकते हो। बट मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा काम करे, क्योंकि जो सरकारी टीचर्स है उनको सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है, और सिर्फ उनको उसी का मजा आ रहा है, सिर्फ सैलरी का मजा आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जितनी सैलरी उनको सरकार दे रही है, अगर उतने में अगर प्राइवेट टीचर्स रखे जाए तो शायद एक सैलरी में 4 टीचर रख लिए जाएंगे, और हम बच्चों को ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे एक गवर्नमेंट जॉब ना होने की वजह से टीचर अपने आप पढ़ाएगा। इस पे मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हाँ, एक ना एक रिसर्च से जो कि पता चला था कि जब मैंने क्या किया था, मैंने एजुकेशन के सारे फंड को कंबाइन किया, तो सारे मतलब सारी स्कॉलरशिप ले लीजिए आप, ओबीसी स्कॉलरशिप, एससी स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, इसके अलावा मिड डे मील ले लीजिए। तो सबका मिला करके निकल करके आया कि अगर इंफ्रा को छोड़ दिया जाए तो सरकार एक बच्चे की शिक्षा पर गांव के स्कूल के 45,000 रुपए सालाना खर्च करती है, जिसमें टीचर की सैलरीज हैं और मेंटेनेंस का पैसा है, बट इंफ्रा नहीं है, सिविल वर्क नहीं है। ठीक है, तो क्या गुणवत्ता 45,000 वार्षिक खर्चे के बराबर है स्कूलों की? मतलब मैं क्या बोलूं, मैं स्पीचलेस हूँ। इसमें ये है कि ना, अगर 45,000 एक तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसमें हम पूरा ब्लेम टीचर्स को भी नहीं दे सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, पूरा ब्लेम टीचर्स को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चा 6 घंटे रहता है, उसके अलावा बच्चा वो घर पे भी रह रहा है 18 घंटे। तो एक जो घर का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है आसपास का, इसका भी बच्चे के उस जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
सरकार बच्चों को ड्रेस के पैसे दे रही है, शूज के दे रही है, बैग के दे रही है, मिड डे मील के दे रही है, हर चीज के सरकार अकाउंट में उनको पैसे दे रही है। सरकार की मंशा अकाउंट में देने की इसलिए है ताकि बच्चों तक वो चीज डायरेक्ट पहुंचे। लेकिन जो गरीब परिवार है वो उसमें भी मतलब ये चेक करता है कि चलो ठीक है, अभी चल जाएगा तुम्हारा काम, अभी हम ऐसे निकाल लेंगे। तो बच्चे स्कूल में जो है वो जूते पहन के नहीं आ रहे हैं, बच्चों की बेल्ट नहीं है ना। तो प्रॉपर जो एक गेटअप होना चाहिए, जो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सरकार के द्वारा तो नीचे तक पैसा पहुंच रहा है, लेकिन क्या स्कूल में बच्चे वैसे आ रहे हैं, ये निर्धारित करना चाहिए। अगर कोई बच्चा स्कूल में पूरे यूनिफॉर्म में विद शूज, सॉक्स, बेल्ट, शर्ट, पैंट, स्वेटर, अगर नहीं, स्कूल बैग और किताबों तक के पैसे सरकार भेजती है, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो ये जो टीचर है, टीचर के पास में एक अधिकार होना चाहिए जिसमें वो ये लिख के दे कि इस बच्चे के खाते में पैसे चले गए, लेकिन बच्चा स्कूल में इस तरह से अभी भी नहीं आ रहा है, तो जिससे उस बच्चे की स्थिति में सुधार आ सके, परिवार उसको थोड़ा सीरियसली ले। अभी बच्चों को सिर्फ सरकारी स्कूल में एक इनकम के सोर्स पे भेज देते हैं, गरीब परिवार की बात बता रही हूँ मैं आपको, तो अभी भी बच्चों को इसी हिसाब से भेजते हैं, कम से कम एक पैसा आ जाता है सरकार की तरफ से, अब बच्चा कैसे भी स्कूल जाए। दूसरी चीज ये कि हम स्कूल में सिर्फ बच्चों को अटेंडेंस दिखा रहे हैं, बच्चों का सिर्फ ये दिखा रहे हैं हम मिड डे मील में हमने इतने बच्चों को खाना खिलाया, बट इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट मिड डे मील है, उतना ही इम्पोर्टेंट उनके लिए एजुकेशन भी है। तो एजुकेशन को किस हिसाब से गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है कि हाँ, अगर हम एक बच्चे पे 45,000 सालाना खर्च कर रहे हैं तो क्या उस बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट है, पिछले साल से और इस साल में क्या इम्प्रूवमेंट है। सरकार इस पे फोकस जरूर कर रही है कि बच्चों को स्कूल में एनरोल किया जाए, इस पे बहुत जोर है सरकार का कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन बच्चे स्कूल में आके क्या सीख रहे हैं इसको भी मॉनिटर करना एक जरूरी चीज है। यहीं पे एक बारीकी है जो ये है कि सरकार क्यों, पंचायत भी तो सरकार है। पंचायत की प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ, मैंने कोशिश की थी एक्चुअली, जब बात घर पे जाती है तो पंचायत में प्रधान हर किसी के घर पे लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि वो 1-on-1 वाली चीज आ जाती है कि प्रधान जी ने मेरे लिए ऐसा किया। अगर मैं कह दूं कि इसके खाते में पैसा मत भेजो, अगले दिन से बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर दिया जाएगा, बच्चे को स्कूल भेजना बंद किया जाएगा परिवार द्वारा, तो टीचर शिकायत करेगी वापस मेरे से कि मैडम आपने ऐसा करने को बोला, उसने बच्चा भेजना बंद कर दिया। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो जो पर्पस था वो तो सॉल्व हुआ ही नहीं। मैं उनको कितना भी समझा लूं, जागरूक कर लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है अमित जी कि कुछ काम करने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, बिना स्ट्रिक्टनेस के वो चीजें नहीं हो सकती है। स्कूल में भी आप स्कूल गए होंगे, आपने भी देखा होगा जब होमवर्क नहीं करते थे टीचर गुस्सा करते थे जी। तो वो क्यों करते थे गुस्सा, अगर स्पोर्ट्स मीट में आप बैठे हुए हैं स्पोर्ट्स के पीरियड में तो भी आप पे गुस्सा किया जाता था कि खेल क्यों नहीं रहे हो। तो ये स्ट्रिक्टनेस थी, इसका ये मतलब नहीं था कि बच्चों को टॉर्चर करना है या पेरेंट्स को टॉर्चर करना है। इसके लिए सरकार को थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने बच्चों को और टीचर्स की मॉनिटरिंग के लिए पूरे स्कूल में कैमरा लगवाया है, और उसकी मॉनिटरिंग मैं अपने फोन पे एनी टाइम मैं कहीं पे भी रहूं उसकी मॉनिटरिंग मैं करती हूँ। अगर वो कैमरा बंद हो जाता है तो ये टीचर की जवाबदेही है कि वो कैमरा बंद होते ही या तो मुझे इन्फॉर्म करे और या तो वो वहां पे किसी को बुला के ठीक करवाए, अगर वो करवा सकती है, या फिर वो मुझे इन्फॉर्म करे, मैं बुला के ठीक करवाऊंगी। तो इसके पीछे का रीजन भी सिर्फ यही है कि जो पहले एक मतलब सरकारी स्कूल के नाम पे हमारे दिमाग में ख्याल आता था कि टीचर वहां बैठ के स्वेटर बना रही हैं, टीचर धूप सेक रही हैं सर्दियों में बाहर बैठ के, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं अपने पंचायत में मैं अलाउ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है अगर सरकार टीचर को रख रही है, हायर कर रही है, इतना पे कर रही है, तो कम से कम वो टीचर को क्लास में बैठ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम, सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स भेजती है, इनफैक्ट मैं खुद देखती हूँ, पर बच्चों में डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे भी ना एक कुछ तो मतलब करना चाहिए गवर्नमेंट को, सिर्फ टीचर्स को ही नहीं, पेरेंट्स को भी करना चाहिए। एक अथॉरिटी बनानी चाहिए जिसपे ये मॉनिटरिंग हो कि बच्चे स्कूल इस तरह से क्यों नहीं आ रहे हैं, बच्चों में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, बच्चों में स्किल क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं। शिक्षा समिति है वो ये काम कर सकती है, और शिक्षा समिति एक रिपोर्ट बना करके आगे सबमिट भी कर सकती है, ऑब्वियसली आपके रोल से। सबसे बड़ी दिक्कत ही वही आ जाती है कि जब पंचायत की बात आती है, पंचायत में कभी कोई पार्टी नहीं होती है अमित जी, पंचायत में सिर्फ आप और हम होते हैं,
जी। और ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है पंचायत में कोई काम करने के लिए, या तो मैं आपको नहीं जानती तो मैं हम्म, आपका कुछ भी कर दूंगी, हम्म, पर दिक्कत ये है कि मैं आपको भी जानती हूँ, आपके पिताजी को भी जानती हूँ, आपकी माता जी को, आपके दादाजी को, मैं सबको जानती हूँ। तो वो फिर खानदानी चीज इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर सिर्फ एक लिख के देना, सिर्फ एक पत्र आगे बढ़ाना इस बार तो काम करवा देता है, अगली बार जो दुश्मनी तैयार होती है हम्म। वो फिर बहुत लंबी चलती है पंचायतों में। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो अ, बच्चे के जो अभिभावक हैं वो खुद ही नहीं बहुत ज्यादा, उनका उनका पर्पस एजुकेशन का, आई थिंक वो आप कह रहे हैं कि वेलफेयर लेना है, वो प्राइमरी पर्पस है कि वेलफेयर लेना। तो उसके लिए तो उनको जागरूक करने की जरूरत है, हम्म। जो ग्राम सभा या किसी और तरीके से किया जा सकता है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे जो सरकार की जो चीजें हैं, जो वहाँ पे कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे कि आपने बोला पत्राचार से वो सॉल्व हो सकता है, सो उन चीजों का निर्णय तो शिक्षा समिति ले सकती है ना। या उसमें भी कोई मतलब वहां पे जो आपने दुश्मनी बोली, वो या मतलब किसी से मतलब बात खराब करना, वो किससे, गांव वाले अपने लोगों से या ये जो पत्राचार वाली चीज होती है ये बहुत एक्सट्रीम होती है ना। जब बहुत ज्यादा कुछ होता है तब पत्राचार वाला काम होता है। नहीं तो जो शिक्षा समिति है वो ऑलरेडी स्कूल्स में जाती है। जैसे मेरे यहाँ पे शिक्षा समिति जो है वो रैंडम, जो अध्यक्ष है उसके, वो रैंडम कभी भी स्कूल जाते हैं। मतलब अध्यक्ष मैं हूँ, अदरवाइज बता रही हूँ कि जो मेरे अलावा सदस्य हैं वो कभी भी रैंडम स्कूल चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर अध्यक्ष मैं हूं तो मैं ही जाऊंगी। उसके अलावा अगर वहां पे कोई कमी है जो मेरे सुनने में आई है, जैसे मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है टीचर्स को भी, बच्चों को भी, कि जिसकी भी कोई भी शिकायत है स्कूल में एक दूसरे से रिलेटेड। वो ना इसी को बिल्कुल प्रैक्टिकल लेकर के जाते हैं। तो जब ये आपके लोग गए, शिक्षा समिति गई, तो कुछ एक प्रैक्टिकल बात करते हैं कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम देखी, नहीं देखी, और समाधान कैसे किया, उस पूरी साइकिल के बारे में थोड़ा सा बात कीजिए तो बड़ा हेल्पफुल होगा सभी के लिए। बिल्कुल। जैसे अगर मैं अपने लीडर का नाम बताऊं तो बाबू सिंह जी हैं। तो वो स्कूल में जाएंगे, मान लीजिए अगर मैं चाह रही हूँ कि मिड डे मील की चेक हो या फिर टीचर्स का चेक हो कि टीचर्स क्या कर रहे हैं, रैंडम कैमरे में तो दिख रहा है बट स्टिल फिर भी क्लासरूम्स के अंदर क्या चल रहा है, तो मैं रैंडम कभी भी उनसे कह देती हूँ कि एक चक्कर आप प्लीज मार लीजिए वहां पे। हम्म। अब वो जाते हैं, इन केस पीरियड मैथ्स का चल रहा है और बच्चे बाहर हैं, तो फिर वो टीचर से सवाल जवाब करेंगे कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर किसी वजह से, जैसे उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कुछ बहुत अर्जेंट काम आ गया है, हमें ये डाटा आज की डेट में अपलोड करना है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर जेन्युइन रीजन नहीं होता है तो हम उनको अल्टीमेटम दे देते हैं कि देखिए ये आप पहले ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी हमारा रेफरेंस रहता है उसके थ्रू अल्टीमेटम दे देते हैं। और मतलब देने के बाद में, अल्टीमेटम देने के बाद में, आज तक राजपुर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है कि हमें विभाग को लिख के देना पड़े या कुछ करना पड़े। तो उस तरह से अभी तक तो मैंने फेस नहीं किया, दूसरी पंचायतों का मेरे को पता नहीं है। बट हाँ, मैं बच्चों को इस चीज में बिल्कुल फ्री छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो राइट फीडबैक होगा स्कूल का या मिड डे मील का या किसी भी चीज का, वो बच्चे लाके मेरे को देंगे। तो मैंने अपने बच्चों का एक सभा गठन कर दिया, बाल सभा। तो उसमें मैंने एक बाल प्रधान बनाया है, बाल सचिव बनाया है, और बहुत सारे मंत्रालय बनाए हैं जिसमें खाद्य एवं पोषण मंत्री भी है, खेल कूद मंत्री है, कानून मंत्री है। तो मैंने बहुत अलग अलग विभाग बना दिया है, तो इसमें बहुत बच्चों को भी थोड़ा सा एंगेज कर लिया है मैंने इसमें। उसके अलावा मतलब बच्चों को थोड़ा पंचायत के काम, उनको मतलब उनको सीखने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, वो आगे कैसे काम करना है उन्हें ये पता रहेगा, उनके अधिकार क्या है। प्लस वो बोलना सीखेंगे कि हाँ हमें कैसे अपनी बात रखनी है, कहाँ क्या बोलना है। और मतलब ऑन सीरियस नोट हम लोग उस पर काम भी करते हैं। जो हमारी बाल प्रधान है उसको, वो लोग बच्चे रैली वैली भी निकालते हैं गाँव में। जो खाद्य एवं पोषण मंत्री हैं वो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन स्कूल के मिड डे मील की अपडेट देते हैं कि हाँ आज खाने में ये बना था, या मैम उस दिन ये बना था, उस दिन खाने में ये कमी थी, उस दिन पानी ज्यादा था। तो मुझे सब बताते रहते हैं बच्चे। उसके अलावा एक स्वच्छता मंत्री है, तो स्वच्छता मंत्री भी अपनी एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंगली करता है कि हाँ मतलब जो हमारे स्कूल में एक हैप्पी टैप कंपनी है, तो उन्होंने पोर्टेबल हैंड वॉशिंग स्टेशन लगाए हैं स्कूल में, लाइब्रेरी में, और जूनियर स्कूल में, प्राइमरी जूनियर और लाइब्रेरी में। तो बच्चे टाइम से, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं कि कोई हम किसी को बोले कोई निकाले, वो सुबह स्कूल जाएंगे, वो अपना वो बाहर पोर्टेबल जो रखा है उसको बाहर रखेंगे। मतलब याद से इंटरवल में सारे बच्चों को हैंड वॉश करवाना है, बिफोर मील, आफ्टर मील।
और उसके बाद में उस मशीन को छुट्टी के बाद अंदर रख के जाना है। तो जी ये जो जागरूकता है ये बच्चों में, क्योंकि हमने जागरूक किया इसलिए आया ना। जी अगर हम भी सोचते थे तो छोटे बच्चे नहीं कर सकेंगे, तो कभी वो ना सोच सकते थे और ना वो कभी कर सकते थे। तो इस तरह से, और उसके अलावा जो भी स्कूल की उनकी दिक्कत होती है वो मुझे डायरेक्ट बताते हैं, मैं टीचर से बात करती हूँ कि मैम ऐसी शिकायत आई है आपकी, उसमें सुधार हो जाता है। तो कभी हमें स्ट्रिक्ट होना ही नहीं पड़ता है। आपके गांव की प्रमुख 2-3 समस्याएं क्या हैं? प्रमुख, एक तो मकान, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत ज्यादा है, तो मकान है। उसके अलावा प्रमुख समस्या मकान है, पानी नहीं है। अगर आय बढ़ जाए तो अच्छा है, लेकिन आय में उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो ऑलरेडी लेबर का काम करते हैं, तो 500-600 रुपए तो वो रोज वैसे ही कमा लेते हैं। अब उनकी डिमांड ये है कि हमें इससे ज्यादा की अर्निंग दो। अब इमीडिएटली इससे ज्यादा की अर्निंग हो नहीं सकती है, तो मैं अभी इस पे दिमाग लगा रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को या पुरुषों को इसमें जोड़े। मकान से स्टार्ट करते हैं। तो मकान में तो एक अपनी 7-8 साल से एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी भी। तो ग्रामीण में तो एक सेंसस करवाया गया था कि कितने लोग के पास घर नहीं है, और फिर सेंसस करवा करके आई थिंक उन सबको, वो जो हाउस सेंसस हुआ था, फिर उनको घर दिए गए सिक्वेंशियल तरीके से। और आई थिंक अभी भी बजट उसका ठीक ठाक है, तो 72,000 करोड़ है आई थिंक नेशनल बजट उसका, उस स्कीम का। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू कितने लोगों को घर मिला, और कितने लोग अभी बेघर हैं, और आप क्या सोच रहे हैं कि इसका कैसे समाधान किया जा सकता है? ये थोड़ा सा मैं टाइम लेके समझाती हूँ कि आवास तो काफी लोगों को मिले हैं, कम से कम 10-12 लोगों को मेरे से पहले आवास मिल चुके हैं। मेरे टेन्योर में अभी तक मतलब पहले वाले क्लियर हुए नहीं है, तो अभी नए आवास नहीं आए हैं कोई भी अभी तक। पर अभी भी बहुत लोग हैं जो झुग्गी में, मतलब झुग्गी नहीं कहूंगी, मतलब कच्चा मकान कहूंगी, झुग्गी तो नहीं, कच्चा मकान, जिसके घर में बारिश में पानी भर जाता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। जी जी। कई बहुत वृद्ध महिलाएं हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और वो उस परिस्थिति में, तो ऐसे ही काफी लोग हैं। अब आप कह रहे हैं सेंसेक्स की जो सर्वे हुआ था उसकी, सर्वे हुआ था, हाँ। तो सर्वे में ये तो आप भी जानते हैं कि 100% ऑथेंटिक सर्वे नहीं होता है वो। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बता रही हूँ, और 100% ऑथेंटिक नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रधान वहां पे वैसा मतलब हमेशा से रहने वाला है या कुछ उस टाइप का है, तो कभी कभी ऐसी चीजें भी सामने आ जाती हैं कि नहीं, उसने हमें वोट नहीं दिया था इसलिए हम उसका नाम नहीं देंगे। तो कई बार कई गरीब इस चक्कर में भी छूट जाते हैं। और क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है जब तक ये झुकेगा नहीं तब तक हम इसको देंगे नहीं, ये खुद आके हमसे बोले तब हम इसको दिलाएंगे। पर गरीबों के लिए, या फिर हम जिस जगह पे बैठे हैं, हम सिर्फ उनके लिए काम करने के लिए बैठे हैं। अगर हम वहां पे ये वाली चीजें रखेंगे कि इसने हमें वोट नहीं दिया था, या ये हमें आगे भी वोट नहीं देगा, या इसके पिताजी ने ऐसा कहा, तो उस केस में तो हम कभी गरीबी मिटा ही नहीं पाएंगे ना। पर अब जो यही सर्वे जाता है वो सर्वे इसी हिसाब से जाता है। अब यही अधिकार, जैसे कि हम जब बात कर रहा था मैं, जब अगेन 73rd अमेंडमेंट की, तो ये जो अधिकार है कब किसको घर दिया जाए, जब आपने सर्वे करवाया तो पुराना डेटा हो गया, उसके बाद से फैमिली की डेमोग्राफिक्स चेंज हुई, कुछ फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन भी चेंज हुई, कुछ फैमिली स्प्लिट भी हुई, कुछ फैमिली ज्यादा करीब हो गई, और कुछ इंटेंशनली लोगों ने छोड़ दी, जैसा कि आपने बताया। अब मुझे इसको ठीक करना है, एज ए ग्राम प्रधान मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ ये जो समय की वजह से या जो त्रुटियां आ गई, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ कि जो अगला लॉट ऑफ घर आए वो उनको मिले जो ज्यादा जरूरतमंद है। जैसे फॉर एग्जांपल, भले ही सर्वे में किसी का नाम हो बट उसके बेटे की नौकरी लग गई है, मान लीजिए फर्ज की, ठीक है। दूसरा, जैसे कि आपने बोला कि एक ओल्ड एज लेडी है, ठीक है, उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया है, मतलब बेचारी अब अकेले है, ठीक है। तो और वो तो पहला भाई इसी का अधिकार है कि इसी को मिलना चाहिए। अब मुझे ये चेंज लेकर करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ एज ए ग्राम प्रधान? तो जो घर है इसका भी एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाना चाहिए। ऑनलाइन सिर्फ अप्लाई हो जाने के बाद में जो टीम आती है वेरिफिकेशन के लिए, वो भी डिस्ट्रिक्ट की टीम नहीं होनी चाहिए।
कभी भी डिस्ट्रिक्ट की टीम नहीं होनी चाहिए। रीजन ये, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं प्रधान हूँ फॉर एग्जाम्पल और डिस्ट्रिक्ट की ही टीम आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से जुड़ी हुई हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर मुझे किसी को घर नहीं दिलाना है तो मैं नहीं दिलाऊंगी, बात खत्म हो जाती है, चाहे बाय हुक और क्रुक मैं नहीं दिलाऊंगी। लेकिन अगर वो टीम बाहर से आ रही है, या तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए या वो सीधे स्टेट से टीम आए चेक करने के लिए, उस केस में ये पॉसिबल है कि जो वाकई में गरीब लोग हैं उन लोगों को घर मिल सकता है। और उसमें वो प्रधान की हेल्प जरूर ले सकते हैं कि हाँ भैया ये लिस्ट है, आप हमें इनके मतलब या तो आप चल के हमें मिलवा दीजिए। अगर मान लीजिए मैंने आज अप्लाई किया है और आज से 1 साल बाद मेरी स्थिति अच्छी हो जाती है और टीम जब आई है तब तक मेरी स्थिति अच्छी हो गई है, मैंने घर भी बनवा लिया है, मेरी जो इनकम है वो भी बढ़ गई है, तो उस आधार पे वहीं पे हाथों हाथ उसका हम वेरिफिकेशन कैंसिल कर देंगे कि भाई ये अब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह कोई और है जिसकी स्थिति खत्म हो गई है तो हम हाथों हाथ उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर ग्राउंड पे आगे काम करेंगे तो होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्राम के स्तर पे कि हाँ प्रधान जी हमें नाम दे देंगे या सचिव नाम दे देगा या प्रमुख नाम दे देंगे, ऐसे तो सरकार का पैसा बहुत आता है, मैं ये नहीं बोलूंगी पैसा नहीं आता। सरकार जितना खर्चा कर रही है, अगर उतना पैसा पंचायत में लग जाए तो अब तक पंचायत सारी सशक्त हो गई होती और पंचायतों को अभी किसी पैसे की जरूरत नहीं होती। लेकिन या तो पंचायत होना नहीं चाहती है क्योंकि उनका भी इनकम सोर्स बंद हो जाएगा, उनको भी जैसे तो पैसे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 5 करोड़ है वो, 5 से 10 करोड़ है। अब यूपी थोड़ा सा उतना समृद्ध राज्य नहीं है, तो मान लेते हैं कि यूपी वाला, हम उसको चलिए लोअर साइड ले लेते हैं, 5 ही करोड़ साइड ले लेते हैं, बट जो एवरेज है, ठीक है, वो 10 करोड़ के आसपास का है हर साल एक ग्राम पंचायत का। तो मोटा मोटा वही है कि अपना भारत में ना 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं और जो पैसा खर्च होता है वो 25 लाख करोड़ के आसपास होता है, सारा का सारा 29 विषयों में। तो उसमें पर शहरी निकाय भी हैं, ग्रामीण निकाय भी हैं, तो सब कर करके 5 करोड़ के आसपास की धनराशि बनती है, जिसमें आपको भी काफी हिसाब तो आप ही को होगा। जैसे मनरेगा का पैसा अगर आप जोड़ लीजिए कितना हुआ, फिर आवास योजना का कितना हुआ, जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है उसका पैसा अगर हम जोड़ लें कि वो कितना हुआ। बट इसका जो नियंत्रण है, जो मैंने आपको बोला था डिवोल्यूशन का मतलब होता है फंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज, तो इसका जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है वो उसमें एग्जीक्यूशन में काफी ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व किया गया है और उसको काफी अधिकार दिए गए हैं, बट ये पावर डिवॉल्व नहीं की गई। मतलब जो संबंध राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में है जिस तरह का, उस तरह का संबंध राज्य सरकार और पंचायत के बीच में नहीं है, क्योंकि पंचायत भी सरकार है ना। तो और महात्मा गांधी जी ने भी बोला था, विनोबा भावे जी ने बोला था, समय समय पर लोग बोलते रहे कि अगर भारत को सशक्त बनना है, भारत को समृद्ध बनना है, तो पहले पंचायत को बनना पड़ेगा और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पंचायत को पावर डिवॉल्व हो। गांधी जी ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि अगर पंचायत को ग्राम स्वराज्य नहीं आया तो मैं तो यही मानूंगा कि भारत एक गुलामी से निकल करके दूसरी गुलामी में चला गया। केवल इतना ही कहूंगा कि मतलब ने पहले जो सिविल सर्वेंट थे वो गोरे थे, अब मेरे अपने देश के हैं ना। तो ये जो है ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि होना चाहिए। और ये पैसा है भी और आपका उसमें एक एक से भी है, बट वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो आपके हिसाब से क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो पा रहा है? फुल डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू पंचायत, ठीक है, आपका, आप जैसे आप बोल रहे हैं आपका रोल है, राइट। अब पहले से चीजें बहुत बेहतर हुई हैं, अब ग्राम प्रधान की मर्जी के बिना कोई काम नहीं होगा और ग्राम प्रधान अगर जागरूक है तो वो जाकर के चीजों को ठीक भी कर सकता है ना। आपकी जो ग्राम पंचायत है वहां तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कॉम्पिटेंस या कैपेबिलिटी की कमी है, आपसे बात करके तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो कैपेबिलिटी भी है ना, तो ऐसे ही काफी जगहों पे भी है, बट वो पावर डिवॉल्व नहीं हो पा रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो संबंध राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में है, उस तरह का संबंध राज्य सरकार और पंचायत के बीच में नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या पंचायत करना चाह रही है? बस यही सवाल और इसमें ही जवाब है। क्या पंचायत करना चाह रही है? राज्य करना चाह रही है।
इसलिए राज्य नीचे तक दे रही है, केंद्र करना चाह रही है इसलिए केंद्र नीचे तक दे रही है। पर क्या ग्राम पंचायत करना चाहती है ये चीज? अगर करना चाहती है तो आपके पास हर चीज है, हर पावर है, कन्वर्जेंस में बहुत पैसा है, आप चाहे तो मतलब फंड्स की कमी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कहाँ से और कैसे पैसा निकलवाना है। और रही पावर की बात, तो बस क्या आप चाहते हैं करना? बहुत ही अच्छा। तो आप थोड़ा सा और इसको और डीप लेकर के जाते हैं। माफी चाहूंगा एक ही सवाल को फोकस करने के लिए, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं करना चाहेगा कोई? उसने इलेक्शन लड़ा है, वो लीडर बना है, उस गांव को बिलोंग करता है, उस वो मतलब एक विधायक के लिए ये आसान है क्योंकि उसको फेस नहीं करना है। प्रधान को तो फेस करना है अपने, और रोज सुबह फेस करना है उसको, निकलना है जब तो उन्हीं लोगों को। ठीक है, स्कूल ठीक नहीं चलेगा, ठीक है, विधायक के लिए हो सकता है दिक्कत ना हो, बट वो प्रधान जब निकलेगा वो तो उसी के पटीदार रिश्तेदार के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि वो क्यों नहीं करना चाहता है। अब ये तो प्रधान जाने। देखिए, मेरे को जहां तक लगता है कभी कभी मतलब वही, मैं पॉलिटिकल बात तो नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल जो मुझे महसूस होता है, मैंने अभी तक भी सारी बातें वही आपसे की हैं। अभी अगर आपकी इस सवाल का मैं जवाब दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानी जो है वो भी एक बहुत फेमस हुआ था टर्म नेपोटिज्म। काफी हद तक तो ये भी चलता है उसमें, क्योंकि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा हो रहा है ज्यादा हो रहा है, वो बातें बाद की है। पर क्योंकि हमारे पिताजी प्रधान रहे थे इसलिए हमें रहना है, हमारे आगे कोई आना नहीं चाहिए। कई बार ये चीजें भी आती हैं। अगर आप ये देखिए, जिस जगह पे सालों से लोग हैं, एक ही परिवार काम कर रहा है, सालों साल काम कर रहा है, तो उसको तो अभी तो बहुत कुछ कर देना चाहिए था, क्योंकि पहले फंड भी बहुत ज्यादा थी पंचायतों में, अब तो फंड भी बहुत कम हो गई है। मतलब अगर अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? दूसरी चीज ये की बात है, बोला यही गया है फंड कम करने का रीजन ना, कि वो जो मैंने आपको बोला ना कि कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं है पंचायत के अंदर फंड मैनेज करने की, तो इसलिए। आप एक बात बताइए, आप चलिए ठीक है पंचायत को नहीं है, तो जो उनको 8 मेंबर्स दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं? क्या उन्होंने कभी आके पंचायत को बताया? क्या सचिव ने आके आप ने आज तक सिर्फ यही काम किया है जितना ऊपर से उनको कहा गया कि ये वाले दस्तावेज पूरे होने चाहिए? सचिव ने आके वो दस्तावेज पूरे किए, चले गए। अगर प्रधान जी को जानकारी होती तो प्रधान जी उससे 3-5 करते कि भाई हमने वो वाला क्यों नहीं किया, हम उस साइड में हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। नहीं, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा। लेखपाल की बात करें तो लेखपाल को गांव में बुलाना मतलब वर्ल्ड कप जीतना है। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, लेखपाल गांव में बहुत मुश्किल से आते हैं। इसी तरह जितने भी हैं एएनएम गांव में आ रही हैं क्योंकि उनके ऊपर स्वास्थ्य विभाग का डंडा है कि आपको ये पूरा डाटा देना है, आपको पॉपुलेशन, घर में कितनी डिलीवरी हो रही है, बाहर कितनी डिलीवरी हो रही है, वैक्सीनेशन, उनको डाटा हर वैक्सीनेशन के बाद देना है, इसलिए वो आ रहे हैं। पर अगर सरकार उन लोगों पे ये उनको प्रेशराइज करे कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप पंचायत को वो कंधा सपोर्ट और मतलब आप वो सहयोग प्रोवाइड करिए जिसमें वो इनकेपेबल है, जिस वजह से हमने उनको फंड देने से मना किया है। अगर वो पंचायत को, प्रधान को, अगर पूरी टीम मिलके अगर वाकई में पंचायत को सशक्त करने के लिए काम करेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि पैसे कम पड़ रहे हैं इस बात को कहने की, या हमें पावर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। मतलब किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये टीम मिलके पूरी काम करे। लेकिन पंचायतों में इन शॉर्ट ऐसा होता नहीं है। और तो जो इस तरह लैग हो रहा है वो लोकल बॉडी ग्राउंड लेवल पे लैग नहीं हो रहा है, लैग कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से भी होता है। अगर प्रधान इलिटरेट है, प्रधान को नहीं जानकारी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रधान को जानकारी दें। आप सिर्फ ट्रेनिंग देखिए, सरकार की तरफ से वो प्रधान को सशक्त करने के लिए, प्रधान की जानकारी के लिए, प्रधान के अधिकार के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग तब उनके लिए काम की है जब वो वहां पे जाएंगे, उनको समझ में तो आए ये कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे अंत हो रही है। जी। तो मुझे लगता है ये पूरी एक टीम की तरह काम करेगी, तब ग्राम का विकास होगा। अगर हम सिर्फ प्रधान के ऊपर छोड़ दें कि प्रधान सब कुछ कर लेगा, तो प्रधान अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। जी, राज्य सरकार को और प्रयास करने चाहिए।
ट्रेनिंग के लिए, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी। राज्य सरकार की तरफ से बहुत प्रयास है ऑलरेडी, मतलब मैं राज्य सरकार की तरफ से बिल्कुल, मतलब मेरे को उनसे शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जितना वो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसीलिए आज मैं अपने पंचायत में ये चीजें कर पाई हूँ। अगर ऊपर से ये चीजें नहीं डिलीवर हो रही होती तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। ये चीजें हो रही हैं, बस करने वाला चाहिए, उसकी टीम कैसी है ये मैटर करता है। और ये बहुत ही ना बड़ा ही मतलब विचित्र सा एक टॉपिक है। मतलब जैसे आप देखिए केरल में आउट ऑफ 29 23 सब्जेक्ट, आई थिंक 23 या 24 सब्जेक्ट की पावर पूरी तरीके से डिवॉल्व हो चुकी है पंचायत को, जिसमें पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे आप ब्यूरोक्रेसी कहिए, वो लोकल गवर्नमेंट के अधीन आता है। जिस तरह राज्य सरकार में वो जो मंत्री परिषद के अधीन ब्यूरोक्रेसी आती है, और वो उनको पूरा फ्रीडम है बजटिंग का, प्लानिंग का। तो हम लोग से पंचायत में कहते हैं कि 4 चीजें हैं: प्लानिंग, बजटिंग, मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो ये जो चारों चीजें हैं, वो पूरा वो खुद ही एक फ्री जो फंड है उसके अराउंड करते हैं कि भाई मेरे राज्य सरकार की जरूरत क्या है। ठीक है, उस तरह बजट जो है वो पंचायत में नहीं बन पाता है कि मेरे पंचायत को, क्योंकि मेरे पास जो पैसा है वो सब टाइट मनी है, मतलब ना। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक और पहल की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम इसको क्या करेंगे कि पंचायत को ट्रेन करेंगे कि आप कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, एक वो भी तरीका है, बट एक तरीका ये भी है कि मैं कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम क्यों करूं, मैं पैसा क्यों नहीं दे सकता हूं, और मैं पंचायत के अंदर एक प्लानिंग की कैपेबिलिटी क्यों नहीं जनरेट कर सकता हूं। हो सकता है कि एक पंचायत को हेल्थ के लिए कोई पैसा ही नहीं चाहिए, उसको सारा पैसा इस बार स्कूल में लगाना है, क्योंकि उसको लगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे हालत खस्ता है स्कूल की है। ठीक है, अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर थोड़ा दिन में भी ठीक हो गया तो चल जाएगा। ठीक है, तो मैं स्कूल को, तो वो प्लान करके स्कूल को बना सकता है। तो उसे हम कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर। जब मैं खुद प्लान कर सकूं, खुद अपनी समस्याओं को प्रायोरिटाइज कर सकूं, तो उस तरह का अधिकार है नहीं, वो कंस्ट्रेंट सा है पॉकेट में। ठीक है, और आपने बिल्कुल बोला, सही बोला कि राज्य सरकार बहुत प्रयास कर रही है। राज्य सरकार बार बार बोलती रहती है कि मेरे को डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना है, बट पंचायत आर नॉट रेडी, पंचायत तैयार नहीं है। हाँ, वो रीजन ये है कि जो 30% क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को दिया गया 15-15%, उससे पहले वो पूरा 100% पंचायतों को दिया जा रहा था। बट वो जो डेवलपमेंट का काम था वो सिर्फ पंचायतों में हो रहा था। ठीक है, उसके अलावा अगर पंचायत से बाहर की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ डेवलप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनके पास फंड कम थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पंचायतों से 30% लेके 15% क्षेत्र पंचायत को दिया, 15% जिला पंचायत को दिया कि आप इसको अपने काम में लगाइए, और अगर पंचायतों को जरूरत होगा पैसों का कन्वर्जेंस के थ्रू, मतलब या काम के लिए उनके पैसे कम पड़ेंगे, तो वो आपसे वो फंड अपने लिए लेंगे, सैंक्शन करवाएंगे और वो अपना काम करेंगे। तो ये वजह था पंचायतों से पैसा लेके उनको देने का। ऐसा नहीं है कि वो पंचायत उससे काम नहीं करवा सकते, पंचायत आज भी वो जैसे मैंने करवाया है, मैंने एक सड़क लिया है 30 लाख का जिला पंचायत से, मैंने 20 लाख का एक अमृत सरोवर लिया है क्षेत्र पंचायत से। उसके अलावा मैंने मनरेगा से भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं, गवर्नमेंट से भी बहुत सारे पैसे लिए हैं, जिसको मैंने मतलब समराइज करा के आपको बताया था कि अराउंड 2.5 करोड़ के आसपास जो फंड है वो मैं अपने निधि के अलावा ले चुकी हूँ। तो ये कन्वर्जेंस, मतलब आप ये समझिए कि अगर वो आप अपनी पंचायत में नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं और डेवलपमेंट में काम आ रहा है, लेकिन वो पैसा आप जब चाहे उसको ले सकते हैं वापस। और साउथ में जो आप कह रहे हैं, साउथ में एक्चुअली सबसे बड़ी जो रीजन है वहां पे डेवलपमेंट का, लिटरेसी रेट वहां पे बहुत हाई है। दूसरी चीज, वहां की पंचायतें, मतलब स्टेट छोटे छोटे हैं, पंचायतें छोटे हैं, इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर कम है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल की बात करें तो इंग्लिश बहुत कॉमन है, प्लस लिटरेसी रेट हाई होने के कारण उनको और भी मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जो ये आपने जोन बताया जिसमें हिंदी हिंदी वाला जो एरिया है जिसमें हिंदी बोला जाता है, वहां पे ये चीज कम इसलिए है क्योंकि लिटरेसी रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम है ना। स्टेट्स कंपैरेटिवली बड़े बड़े हैं, तो मॉनिटरिंग भी उसी हिसाब से हो जाती है, लोग, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें मिल करके हैं, इस वजह से हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं डेवलपमेंट के थ्रू, या फिर किसी के भी अगर हम देखते हैं तो इस वजह से ये वाला जोन जो है वो पीछे है, ऐसा मतलब मेरा मानना है, ये रीजन होना चाहिए। अदरवाइज
अगर मिल के काम करे फिर तो। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा प्रियंका जी आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो बाकी जो लोग हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। इनफैक्ट आपने खुद ही जो पहला बिंदु था उसको आपने आखिरी बिंदु बना दिया कि पंचायत अगर चाहे तो उसके पास पैसा है। जैसा कि हमारी प्रियंका जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि उनको भले ही 17-18 लाख रुपए साल के वैसे मिलते हैं, बट इन्होंने 3 साल के अंदर 2 से 2.5 करोड़ तक का काम अपनी पंचायत में करवाया है। उसके लिए फंड जो है वो जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की सहायता से मिला है और गांव में काम हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति। आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको फंड मिल जाएगा। केवल यही सोचना कि मेरे पास तो 18 लाख रुपए हैं जेब में, ठीक है, मैं इससे कितने ही विकास कार्य कर लूंगा, तो इस सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपके अंदर सेवा भाव है। लोग मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हम तो बहुत समय से शहर में रहे हैं, गांव में जाएंगे तो गांव में हमें कौन पहचानेगा। हम तो चाहते हैं अपने गांव के विकास कार्य में जुड़ें, पंचायत में इलेक्शन लड़ें, बट गांव की राजनीति बड़ी गंदी होती है, ठीक है, वहां पे आप ऐसे कुछ बाहर वाले को एंटर नहीं देंगे। बट उसको भी प्रियंका तिवारी ने पूरी तरह खंडन किया। वो अभी गाँव में नहीं थी, 6 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी गाँव में जगह बनाई। तो ये सोचे रहना कि मैं बाहर का आदमी हूं, तो जब तक आप सोच रहे हैं तभी तक बाहर के आदमी हैं। जब आप देखिए घर में चले गए, आप सबसे मिल लिए, और जिस तरह निर्भीक होकर प्रियंका जी ने बोला कि मन से आपको वो निकालना पड़ेगा कि आपको कोई डर है या कोई हेजिटेशन है लोगों से बात करने में या उनकी समस्या सुनने में। तो अगर आप वो निकाल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, तो आप भी प्रियंका जी की तरह इतना महान कार्य अपने गांव के लिए कर सकते हैं। तीसरी जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके आई वो शिक्षा। शिक्षा ग्राम प्रधानी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक तरह से क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी हो सकता है। शिक्षा लोगों की, लोग अगर जागरूक हैं तो वो गांव के विकास कार्यों में सहयोग देंगे, और गांव में वो जो अवेयरनेस आएगी अपने अधिकारों को लेकर के, उसी का जो रिpercussion होगा वो ये होगा कि जो स्वास्थ्य, स्कूल, चिकित्सालय, कीड़ा गृह, जलाशय, उन सबका प्रबंधन अपने आप बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी निकल करके आई, और इंटरेस्टिंगली इस पॉडकास्ट में हमने सबसे ज्यादा समय शिक्षा समिति के बारे में बात करने में लिया, और वहां भी प्रियंका जी ने इस बात का खंडन किया कि ये कहना कि टीचर नहीं आते हैं या उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रियंका जी ने बाध्य किया है, लोग आते हैं, और आप भी चाहें तो आप उनको बाध्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। ऐसे ही आप लोगों को प्रेरित करते रहिए और गाँवों को सशक्त बनाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। एक्चुअली एक बात और ऐड कर सकती हूँ, जी मैं जी। पीछे भूल गई थी। हम्म। जो जिस वजह से मैं सरपंच बनी थी, गंदगी, उस गंदगी पे जो हमने काम किया था, जैसे हमने प्लास्टिक वेरी फर्स्ट डे, मतलब मैंने ओथ अपना लिया है और हमने ओथ लेने के बाद में प्लास्टिक बैन कर दिया था राजपुर में। उस प्लास्टिक बैन करने के बाद में हमने प्लास्टिक बैंक लगाया था पंचायत में, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश में उसको रेप्लिकेट किया गया, पूरे प्लास्टिक बैंक्स लगाए गए थे। उसके अलावा प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर राजपुर में बना हुआ है, जिसमें जो भी प्लास्टिक कलेक्ट होता है, आज तक कम से कम 600-650 किलो प्लास्टिक हम कलेक्ट कर चुके हैं। उसके अलावा 75 to 80% जो कचरा है राजपुर का, वो हम रिड्यूस कर चुके हैं। और सबसे अच्छी चीज ये कि कम से कम 35-40 लाख की एक मशीन है, जीरो वेस्ट मशीन, राजपुर में वो मशीन लगाई गई है, जिसका डेमो लगाया गया है। वो भी मुझे जो रेफरेंस था वो गवर्नमेंट के थ्रू ही मिला था। और वो जीरो वेस्ट मशीन, उसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि आप उसमें किसी भी टाइप का कचरा डालिए, चाहे वो गीला डाले, सूखा डाले, या फिर कोई भी, मतलब जो कचरा आप इमेजिन कर सकते हैं वो आप कचरा उसमें डंप करिए, और वो इसको ऐश में कन्वर्ट कर देता है। जो ऐश में कन्वर्ट हो रहा है, उस ऐश को भी हम ब्रिक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब वो ऐश भी यूजफुल है। और सबसे अच्छी चीज, जो उसमें से गैस एमिट हो रहा है, वो गैस भी कार्बन फ्री है। वाह। तो जो कचरे वाला एस्पेक्ट था, जहां से हमने स्टार्ट किया था, उस पे भी मैं इस हद तक पहुंच गई हूँ। अब ज्यादा है नहीं, बट जितना बचा हुआ है 15-20%, उसके लिए अब मुझे बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यही सबसे टफ चीज रहेगी। सही मायने में प्रियंका जी आप ना गांधी जी का सपना जो है, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत
ना सत्याग्रह के समय की बात है कि एक गांव वालों ने उनको बुलाया, उन्होंने बोला कि ना अंग्रेज हमको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है, हम बहुत परेशान कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी गए, उन्होंने बोला कि ये बताओ, ये तुम्हारे गांव में जो गंदगी है, इसके लिए अंग्रेज कितना जिम्मेदार है? हम्म। इसके लिए भी तुमको प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे अपना घर का जो है जो जैसे कहते हैं ना द्वार, उसके आगे का जो थोड़ा सा एरिया है, कह रहे उसको तुम साफ कर सकते हो। अगर सब अपने अपने घर का इतना इतना एरिया साफ कर लें तो पूरा गांव साफ हो जाएगा। तो उसने बोला मैं तुम्हारी मदद करने दोबारा तब आऊंगा जब तुम मुझे पहले गांव को अपने साफ करके दोगे। हम्म। इसके लिए तुम्हें कौन सा मतलब ना इसके लिए क्या रीजन है तुम्हारा कि अपने गांव को स्वच्छ न रखना? तो आई थिंक, और वो स्वच्छता जो एक चीज है वो भी शायद आई थिंक, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि एजुकेशन से कनेक्टेड है, क्योंकि जब लोग इलिटरेट थे तो भी इनफैक्ट पुराने लोग हैं वो काफी साफ सफाई का ध्यान रखते थे। तो ये आई थिंक वो सोशल फैब्रिक का कहीं ना कहीं रोल है। स्वच्छता जो है वो पूरी बिहेवियरल वाली चीज है, 100%। और जो मैंने आपको स्ट्रिक्टनेस वाली बात बोली थी, वो मैंने इसमें अप्लाई की थी, इस वजह से मैं मतलब कॉन्कर कर पाई इस चीज को। अदरवाइज किसी को भी आप अच्छी बात सिखाएंगे, उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है, जब तक आप थोड़े से स्ट्रिक्ट ना हो। जैसे मैंने पेनल्टी चार्ज किया, मैंने कहा जो भी प्लास्टिक मतलब जिसके भी शॉप पे प्लास्टिक मिलेगा तो हम उसका चालान काटेंगे, 3 चालान काटेंगे, फर्स्ट 1000 रुपीज, 1500 और 2000। तो ये 3 चालान हमने कर दिया, नहीं सॉरी 500, 1000, 1500। और अगर फिर भी आपके यहाँ पे प्लास्टिक का मिलता है बंच, तो हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे, उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी दुकान नहीं लगा सकते। सिंपल है। स्ट्रिक्टली बोला, नोटिस जारी किया, उनके दुकान पे भेज दिया हमने। और मतलब आप ये मानिए सिर्फ उस नोटिस का ही असर था कि हमें एक भी चालान काटने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस नोटिस से एक डर डेवलप हो गया कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि जो जो हम प्रॉमिस कर रहे थे वो सब हम करते जा रहे थे, तो ये उन्हें पता था कि अगर ये नोटिस आया है तो फिर ये भी प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। तो उन्होंने इस स्ट्रिक्टनेस को फॉलो किया और प्लास्टिक का यूज कम किया। उसके अलावा प्लास्टिक को हमने घर घर में ही स्टॉक करने के लिए जागरूक किया लोगों को, बच्चों को, औरतों को स्पेशली, क्योंकि वो घर में रहती हैं। तो उनको ये जागरूक किया, प्लास्टिक को घर में ही इकट्ठा करिए और प्लास्टिक फेंकिए मत, प्लास्टिक पंचायत को दे दीजिए और उसके बदले पंचायत से पैसे ले लीजिए, 5 रुपए प्रति किलो। तो इस तरह से प्लास्टिक जो घर से निकल के नालियों में, रोड पे, मतलब अलग अलग जगह पे जो उड़ रही थी, वो एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो गई और हमने उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जो प्लास्टिक बैंक्स लगाया वो हमने किसी भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो उसके पास का घर का है, हमने उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि इसमें जितना भी कलेक्ट होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी और इसकी पूरी देख रेख आप करिएगा, जो प्लास्टिक का बदले, मतलब प्लास्टिक के बदले जो पैसे होंगे वो आप ले लीजिएगा। तो इस वजह से प्लास्टिक बैंक्स भी हमारे अच्छे चलने लग गए। तो छोटे छोटे स्टेप से एक बड़ा चेंज आता है। अब जो मैं 75% की बात कर रही हूँ कि हम कचरा कम कर पाए हैं, प्लास्टिक बंद करने से वाटर लॉगिंग बंद हो गई पूरी, सारी ड्रेन्स हमारी बिल्कुल क्लीन रहती है हमेशा। बारिश के टाइम में मतलब अगर बारिश आ रही है 15 मिनट आधे घंटे के अंदर पूरा गांव बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये चेंज एक छोटे से बदलाव से था। तो अगर आपकी इच्छा, वही इच्छा वाली बात है कि अगर आपकी इच्छा है कुछ करने की तो ये सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। और जो जीरो वेस्ट वाली मशीन है, ये तो पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, पूरे मंडल में बहुत इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि एक तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और ये कूड़ा सिर्फ इकट्ठा नहीं कर रही है, सेग्रीगेट नहीं कर रही है, ये उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन है, सोल्यूशन। हाँ, सोल्यूशन। इको ब्रिक कहते हैं कि मतलब वेस्ट से ब्रिक बनाना, वो काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। काफी अच्छा लगा बात करके, सीरियसली, मतलब तो ये जी, भी थैंक यू, कमेंडेबल है। आपने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे बुलाया। और नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों का से बात करके इतना अच्छा लगता है, मालूम पड़ता है ना कि एक तो लोगों इतनी निगेटिविटी फैला रखी है लोगों ने, तो वो निगेटिविटी भी दूर होती है। मुझे ये भी लगता है ना कि हर चीज के लिए दूसरे को ब्लेम करना भी गलत है। हर चीज के लिए आप ब्लेम करिए, आप नेताओं को ब्लेम कर दीजिए, हर चीज के लिए आप अधिकारियों को ब्लेम कर दीजिए। आप क्योंकि उस डायरेक्शन पे लेकर के गई हैं, बट जो लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं उस डायरेक्शन में कि हमको ये, तो मेरा उनसे पहला सवाल यही होता है, मैंने कहा जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उसमें आप कितना करते हैं? जो आपके अधिकार क्षेत्र में, जिसमें अभी जैसे वो महात्मा गांधी जी वाली बात है ना, मतलब सफाई तो भाई तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है ना, उसमें कितना करते हो पहले ये बताओ, फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर लेंगे उसके बाद। कह रहे वहां तक तो करके दिखाओ ना कि क्योंकि गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट बहुत करती है।
मेरे को एक चीज पर्सनली ये भी महसूस हुआ कि जैसे ऊपर से नीचे तक आते हैं ना, और वो जो भी चीज आप मान लीजिए, फंड मान लीजिए या फिर आप पावर मान लीजिए, नियम मान, जैसे जैसे वो नीचे आती है ग्राउंड की तरफ, वो अपने आप ही कम होती जाती है, पता नहीं क्या बात है। और नीचे आते आते तो मतलब आप अधिकारियों को देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन लोग को, वो प्रधान को किसी तरह से देखते नहीं है, मतलब उनकी नजर में प्रधान कुछ नहीं है। और ये स्तर किसने बनाया? ये शायद कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने अपना स्तर ऐसा बनाया है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। क्योंकि आप मेरी एक भी बात मिस नहीं हो पाती है आज तक की। मैं आपको बात बता रही हूँ, मैंने जो भी सोचा है मैंने वो हर चीज अचीव किया है पंचायत लेवल पे, हर चीज, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो मेरी बात क्यों सुनी गई है? वजह है उसके पीछे। मेरी बात एक बार भी इग्नोर क्यों नहीं करी गई? और अगर एक बार करी गई है, शुरू शुरू में करी गई थी, तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जाके अपनी बात बोलती थी, तो मेरी बात मानी गई। आप क्लीन है ना। बात यह है कि वहां पे जो ग्राम प्रधान जो इस तरह की कंप्लेन करते हैं वो क्लीन नहीं है। उनको भी ये पता है कि अगर हम जाकर के आगे बोलेंगे तो वो बैकफायर भी कर सकता है, क्रॉस फायर भी कर सकता है। अब चाहे उन्होंने स्कॉलरशिप में कुछ गड़बड़ किया हो या कुछ भी, मतलब जहां भी, ठीक है। तो अभी तो कितने फ्रॉड निकलते रहते हैं। अभी एक ग्राम प्रधान फ्रॉड निकला था। अब स्कूल में बच्चे हैं 50, उसने दिखा रखे हैं कि स्कूल में 200 बच्चे हैं। और ये अपना ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक और आई थिंक वो बैंक का कोई आदमी के इन्वॉल्व था, 3 लोगों ने मिल करके पूरा जमा कर दिया और वो सबके अकाउंट में डीबीटी से पैसे आने लगे। बाद में मालूम पड़ा कि आधार कार्ड तो जेन्युइन है, बट वो सारे बैंक अकाउंट जो हैं वो लिंक टू एक ही अकाउंट है। ओ, तो तो ये इस टाइप की चीजें भी तो बहुत होती हैं। और स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है। बच्चे एक्चुअली गांव में 50 है, और 200। का पैसा आ रहा है 200 का। तो लोग इस तरह के भी काम करते हैं। तो जो जो आदमी इस तरह का काम करता है वही अगर वो बोलेगा तो उसको तो अंदर तो खुद ही डर है ना उसके अंदर, तो कि वो कैसे जी करेगा। देखिए, जो लैंड एक्सचेंज होता है, हम्म। लैंड एक्सचेंज बहुत बड़ी चीज होती है, सरकारी लैंड का एक्सचेंज करना एक दूसरे से। हम्म। राजपुर में वो लैंड एक्सचेंज तक हुआ है। हम्म। मतलब आप पावर पावर की बात मैं आपको बता रही हूँ हम्म। कि हमें ग्राम पंचायत बनाना था, सचिवालय बनाना था अपना, और हमारे पास जो जमीन थी पंचायत की, वो जमीन थी 3 किलोमीटर दूर। हम्म। तो हमने इसके लिए पहले जिले पे बात किया था कि आप क्योंकि वो 3 किलोमीटर दूर बनाने का कुछ बनता ही नहीं, औचित्य नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेट थी, वो उस जगह बिल्कुल आइसोलेट थी। तो वो जो जगह, जो बहुउद्देशीय पंचायत घर हम बनाना चाहते थे, वहां पे 8 कमरों का एक बड़ा हॉल और डिजिटल क्लास जो मैंने वहीं पे अभी डेवलप किया है, तो वो सब वहां पे फ्लॉप हो जाता। तो इस वजह से हम चाहते थे कि उसको लैंड पे एक्सचेंज कर दिया जाए, और जो यहाँ पे अवेलेबल लैंड है उसको हमें दे दिया जाए, वो युवक मंडल दल की थी, और इसकी जगह वो कर दिया जाए। तो लिटरली मुझसे ये शब्द बोले गए थे कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाएगा, जाओ अपनी कोशिश कर लो तुम। और मैंने वो चीज करके दिखाई। मतलब आचार संहिता लगी हुई थी, गवर्नर महोदया ने अपने स्पेशल पावर का यूज करते हुए, एसीएस सर ने अपने सुपरविजन में ये काम करवाया था। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर समय, हालात कुछ मायने नहीं रखते, वो काम होता है। और जिले की ये पहली जमीन थी जो लैंड एक्सचेंज हुई थी, किसी को प्रक्रिया नहीं पता था कैसे, कोई साइन नहीं करना चाहता था अधिकारी, लेकिन क्योंकि पहला था, उनकी भी गलती नहीं है, उनके जीवन का पहला केस था ऐसा, तो कोई भी अपना पेन नहीं डालना चाहता था क्योंकि जानकारी नहीं थी। मेरे को थोड़ा वक्त लगा, मैं एक एक डिपार्टमेंट से खुद पर्सनली लिंक्ड रही हूँ इस दौरान, लेकिन वो लैंड एक्सचेंज किया है। आज वहां पे बहुत अच्छा पंचायत घर बना है, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो भी उसी जगह पे बनाया है, जो जीरो वेस्ट मशीन बनाया लगाया है हमने, वो भी वहीं पे लगाया है, जो डिजिटल क्लासरूम बनाया है हमने, वो भी वहीं पे बनाया है, जो कि आज की डेट में मतलब मैं कहूँ कि वो जो पूरा इलाका है वो एक मॉडल की तरह से बाहर आया है, क्योंकि वहां पे हर चीज बहुत अच्छी तरह से हो रही है। और मैं श्योर कर रही हूँ कि वहां पे लाइन मेंबर्स हमेशा, जो सचिवालय है वहां पे लाइन मेंबर्स उपस्थित रहे। पूरे 7 दिन नहीं रहे, 6 दिन नहीं रहे, बट कम से कम 4 दिन रहे, 3-4 दिन रहे हफ्ते में। तो मतलब अगर चाहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। सब हो जाता है। और अगर इतना कर लें, अगर आप जैसे जितना आपने किया, इतना सारे ग्राम प्रधान अगर इतना इतना कर लें तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर तो अपने आप ही हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि अपने उसको आप हो जाएगा। आप ये प्रूव तो करिए कि हाँ आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो जो राज्य सरकार का जो मानना है वो सही है काफी हद तक, कि कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस
to handle the public money, because it's a taxpayer money, is still lacking in पंचायत. तो आई थिंक वो सही है. ठीक है विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.